The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. मित्रों नमस्कार। आप लोगों ने द मैक क्लासेस की ऑनलाइन क्लासों का आप अध्ययन कर रहे हो और हिंदी की श्रृंखला पे आप विधिवत तरीके से वर्णमाला का अध्ययन किया, आपने संधि का अध्ययन किया, पिछले वीडियो पे आपने कारक का भी अध्ययन किया। और कारक को हमने इसलिए भी आपको बताया था कि समास में इनका विधिवत प्रयोग होगा। यदि आप समास के विग्रह में इनका प्रयोग करना सीख जाओगे तो आपका समास का जो प्रश्न होगा वो बिल्कुल सही होगा। आज हम समास की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि समास कहते किसको हैं। आपने जब संधि पढ़ी थी तो संधि पे आप लोगों को याद होगा कि संधि पे हमने कहा था कि दो वर्णों का मेल हो और उस मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको हम संधि का नाम देंगे। अच्छा, समास हम किसे कहेंगे इसको तय करें। समास शब्द पे जब आप तोड़ते हो तो समास का विग्रह किया जाता, ये दो पदों पे टूट के आता, सम धन आस। और कई बार हमने बताया किसी शब्द या धातु के पूर्व में यदि किसी शब्दांश कोई जुड़ता है और वो अर्थ परिवर्तित करता है तो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ये आस एक धातु है। संस्कृत पे आते तो हम इसको धातु बोलते और हिंदी पे आते तो इसको हम क्रिया बोलते। और ये देखो धातु से पहले एक शब्दांश मिला हमको तो इसको हमने नाम दिया, ये हमारे लिए उपसर्ग हुआ। अब इन दोनों से हमें समास की परिभाषा निकल के आएगी कि हम उपसर्ग और धातु मिलाने के बाद पे जो परिभाषा निकल के आएगी उससे हमारी समास की परिभाषा तय होगी। सम का अर्थ हुआ सम्यक रूप से और आस माने होता बैठना या बैठाना। अब आप देखो दो पद हमको मिले, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ। कहता दो पदों को सम्यक रूप से स्थापित कर दिया जाए, दो पदों को सम्यक रूप से बैठाल दिया जाए लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो तो उसको हम समास बोलेंगे। और संधि पे हमने क्या कहा था, दो वर्णों का मेल कराया जाए और उनके मेल कराने से कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो उसको संधि बोलते थे। यहाँ कहता दो पद, ये तो दो स्थापित हैं लेकिन द्वंद्व समास पे आओगे कभी कभी ये भी होगा तो कि दो या दो से अधिक पद, तो परिभाषा क्या तय होगी, दो या दो से अधिक पदों को सम्यक रूप से स्थापित किया जाए, सम्यक रूप से बैठाया जाए लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो उसको हम समास कहेंगे। संस्कृत की एक छोटी सी परिभाषा आती, उससे हमारी समास की परिभाषा अच्छी तय होती। कहता समसनम समासा। परिभाषा वही है जो अभी आपने हिंदी पे स्थापित करी, उसी को हमने संस्कृत वाले पे तय कराया। कहता समसनम समासा, सम्यक रूप से आसन देने का कार्य समास करता है। सम्यक रूप से किन्हीं दो या दो से अधिक पदों को स्थापित किया जाए, उनको आसन दिया जाए, उनको बैठाया जाए लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो उसको समास कहा जाता है। अब समास के आपसे भेद पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी पे अगर आपसे समास के भेदों की संख्या पूछता है तो आप इनकी संख्या 6 तय कराओगे। कितनी तय कराओगे? 6 तय कराओगे। पहले हम इसको एक चार्ट से तय कर दें, फिर हम इसको अलग अलग विधिवत रूप से समझाएंगे। पहला समास होता हमारा अव्ययीभाव समास। दूसरा समास होता हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष के प्रभेद आएंगे, एक प्रभेद होगा समानाधिकरण, दूसरा प्रभेद होगा वेदिकरण। फिर इनके भी प्रभेद बनेंगे। समानाधिकरण का एक प्रभेद आप लोग पढ़ते हो और सबसे ज़्यादा किसी भी परीक्षा पे पूछा समास होता कर्मधारय। दूसरा समास होता द्विगु। वेदिकरण के भेद जब आपने कल कारक पढ़ा था तो कारकों की संख्या हिंदी पे हमने 8 बताई थी और 8 बताते समय हमने आपसे तय कराया था कि दो समासों को हम वेदिकरण तत्पुरुष पे छोड़ देंगे। तो अगर आपसे वेदिकरण तत्पुरुष समास के भेदों की संख्या पूछता है तो आप इनकी संख्या 6 तय करोगे। और ये कौन कौन से छूट जाते हैं? एक तो हमारा सबसे पहला वाला जिसे संबोधन कहते, और एक कर्ता,
इन दो समासों को हम छोड़ देते हैं। कारकों की संख्या आपने तय करी थी कल 8, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो इन दोनों से हमारे तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष बिल्कुल तय नहीं होता। हम लोग द्वितीया से तो शुरू करते हैं और सप्तमी तक जाते हैं, और इनको पहचानो कैसे, ये हम जब इसके प्रभेद को बताएंगे तब हम इसको भी तय कराएंगे। तीसरा समास द्वंद्व होता, और अंतिम समास हमारा बहुब्री होता। देखो आप प्रमुखता 4 आपको दिख रहे होंगे, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। संख्या हमने 6 तय कराई, इसको हम कैसे तय कराएंगे। देखो पहली संख्या हमारी कौन सी है, अव्ययी भाव। दूसरी संख्या हमारी कर्मधारय। तीसरी संख्या हमारी द्विगु। चौथी संख्या हमारी व्यधिकरण तत्पुरुष। पांचवी संख्या द्वंद्व और छठी संख्या बहुब्री। इस तरीके से हम 6 तय करेंगे। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, व्यधिकरण तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। आप इस पे आप थोड़े से भ्रमित हो गए कि नीचे भी संख्या लिखी और ऊपर भी संख्या लिखी। ये संख्या लिखना इसलिए जरूरी है कि किसी परीक्षा पे केवल इतना सा पूछा गया था कि व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद बताओगे आप, 6 भेद। देखो जो भी सर्किल पे लिखे हैं वो हमारी समासों की संख्या तय कर रहे हैं, और जो हमने इसको कोष्टक, पहले सर्किल था इसको हमने कोष्टक बना दिया, इससे ये तय होगा कि जो कोष्टक पे लिखा है वो इसका भेदों की संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्यधिकरण तत्पुरुष में कितने भेद होते, तो आप बताओगे 6 भेद होते। और प्रश्न को थोड़ा सा विपरीत करे, घुमाए, और आपसे कहे व्यधिकरण तत्पुरुष में कौन कौन से कारक का भेद नहीं होता, तो आप कहोगे कर्ता और संबोधन नहीं होते, बाकी सारे कारक रहेंगे। कर्म रहेगा, करण रहेगा, संप्रदान रहेगा, अपादान रहेगा, संबंध रहेगा, अधिकरण रहेगा, संबोधन और कर्ता इसमें नहीं होते। और अगला समास द्वंद्व, अगला समास बहुब्री। जब आप समास पढ़ो, इसके प्रभेदों पे जाओगे तब हम आप बताएंगे कि इस पे अव्ययी भाव पे आओगे तो पूर्व पद प्रधान होता, इस पे समानाधिकरण पे जाओगे तो उत्तर पद प्रधान होता, या तत्पुरुष पे जाओगे तो उत्तर पद प्रधान होता। व्यधिकरण पे उनके पहचान चिन्हों के आधार पर हम तय करेंगे। द्वंद्व पे कहेंगे दोनों पद प्रधान होते, और बहुब्री पे कहेंगे कोई तीसरा पद प्रधान होता। इस आधार पर हम तय करेंगे। एक एक समास को हम अब विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे, और आप निरंतर आप इसको देखते रहो। आप ये मानो कि समास एक ऐसा प्रकरण होता हिंदी पे जो भ्रमित बहुत करता। कभी आप देखते हो पीताम्बर, वही पीताम्बर शब्द कभी कर्मधारय पे चला जाता और कभी बहुब्री पे चला जाता। कभी वही तिरंगा शब्द कभी द्विगु पे जाता और कभी बहुब्री पे जाता। आप समास के पूरे वीडियो को, हिंदी की किसी भी क्लास को आप निरंतर केवल विधिवत तरीके से देखते जाओ, आपका एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। आप अपने मन से बताओगे कि तिरंगा में साहब बहुब्री कब होता और द्विगु कब होता, पीताम्बर में कब कर्मधारय होता और कब बहुब्री होता। और समास को कोई भी पुस्तक से अगर आप पढ़ते हो, ये पुस्तक एक आपको आधार तो देगी, लेकिन समझने का जो आधार होता वो आधार मेरे पास में स्थायी होता और वो हमेशा के लिए स्थापित हो जाता। आप इस तरीके से अगर समासों को पढ़ते हो तो ये मानो कि समास का 1 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं, बिल्कुल तय है कि समास का नंबर आपको पूरा देगा। पहला समास हम तय करें, अव्ययी भाव समास। देखो अव्ययी भाव हम कहते किसको हैं, इसकी एक छोटी सी परिभाषा आती है संस्कृत पे, कहता अनव्यया अव्यया संपद्यते इत्यव्ययी भावा। अनव्यया अव्यया संपद्यते इत्यव्ययी भावा। आप इसको हिंदी की परिभाषा पे समझते हो तो हम सबसे पहले इस पद को तोड़ दें। परिभाषा तो निश्चित रूप से किताबों पे लिखी होती, जिन 2 पदों पे पूर्व पद प्रधान होता उसको हम अव्ययी भाव कहते हैं। हम इसको इस शब्द से तोड़ने का, परिभाषा निकालने का प्रयास करेंगे, तब आपको अव्ययी भाव और अच्छा समझ में आएगा। हमने अव्ययी शब्द, ये तो सभी को स्पष्ट होगा कि अव्ययी शब्द अव्यय से बना है, और अव्यय शब्द को भी हमने 2 पदों पे स्थापित किया। इस पे भी एक हमने आ उपसर्ग तय किया और एक व्यय शब्द तय किया। आ माने नहीं, कई शब्द आप लोग पढ़ते हो, आप पढ़, आ माने नहीं होता, और व्यय माने खर्च होना। ये कहता जिन किन्हीं 2 पदों का योग कराओ, जिन किन्हीं 2 पदों को आप स्थापित करो, उन दोनों पदों को स्थापित करने के बाद वो दोनों पद एक अव्यय का रूप धारण कर लें। हिंदी पे हम अव्यय कहते किसको हैं, हिंदी पे अव्यय की एक छोटी सी परिभाषा आती, ऐसा कोई भी शब्द जो तीनों लिंगों में, जो तीनों वचनों में एक समान रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम अव्यय बोलते हैं। क्या परिभाषा हमने बताई,
ऐसा कोई भी पद जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में एक समान रहता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम अव्यय बोलते हैं। और यही बात ये हमारी परिभाषा तय करती। ये कहता हमारा किन्हीं दो पदों का योग कराओ और हमें किसी ऐसे पद का निर्माण कर दो जिस पे कि हमारा खर्च होना बंद हो जाए, जिस पे हमारे किसी वचन का प्रयोग ना हो सके। हिंदी पे 3 वचन होते, एक वचन हिंदी पे 2 वचन होते, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरीके से कारकों की बात हमने करी थी, किसी कारक का परिवर्तन न हो, किसी वचन का परिवर्तन न हो, उसको हम अव्यय बोलेंगे। और अव्यय की परिभाषा एक सिंपल सी होती, जिन दो पदों पे पहला पद प्रधान हो उसको हम अव्ययी भाव बोलते हैं। और अव्ययी भाव समास को ये तो बिल्कुल तय है पूर्व पद प्रधान होता। आप मेरी दृष्टिकोण पे आप थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ के ये तय कराओ कि अव्ययी भाव कहाँ कहाँ हो सकता। देखो इसकी एक परिभाषा ये तो हर किताब पे आपको मिलेगी, पूर्व पद प्रधान। दूसरी स्थिति इसकी, अव्यय का योग किसी भी संज्ञा से करा दिया जाए। तीसरा, उपसर्ग का योग किसी भी संज्ञा से हो जाए। चौथा, किसी भी शब्द का द्वित्व हो जाए। ये हम आपको हिंदी की बात बताते हैं। जब हम संस्कृत की क्लास लेंगे तो इन स्थितियों को हम 4 की 5 कर देंगे। अभी तो आपने ये 4 स्थितियां देखी, इनको हम 5 करेंगे। आप किसी भी किताब पे एक स्थिति तो देखते हो कि पूर्व पद प्रधान, आप देखो 3 स्थितियां और हैं। देखो हम अव्यय भाव पे आपको बता रहे थे कि ये स्थिति तो लगभग किताबों पे आपको मिलती है कि पूर्व पद प्रधान होता तो वहाँ अव्यय भाव होता। हमने आपके साथ में 3 स्थितियां और जोड़ दी है, वही बात, केवल हमको ये बात तय करानी है और हम किसी भी उदाहरण को किस तरीके से अधिक तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे, इसके लिए हमने इन 4 सूत्रों को और डाल दिया। पहले हमने कहा पूर्व पद प्रधान, दूसरा हमने कहा अव्यय और संज्ञा का योग हो जाए, तीसरा हमने कहा उपसर्ग और संज्ञा का योग हो जाए, और चौथा हमने कहा किसी भी शब्द का द्वित्व हो जाए। अब आप उदाहरणों से इसको समझो। जैसे हमने कहा यथाशक्ति, जैसे हमने कहा उपकूल, जैसे हमने कहा आजन्म, हमने कहा आमरण। ये तो स्पष्ट है आप लोगों को, लगभग आप लोग पढ़ते भी हो कि ये सारे उदाहरण अव्ययी भाव के हैं। लेकिन कैसे हमने इसको तय करा? पहला कहता, पहली बात शर्त कहता कि पूर्व पद प्रधान हो। देखो आप किसी भी उदाहरण को उठा लो, ये 2 पदों पे टूटा यथाशक्ति, उपकूल 2 पदों पे टूटा उपकूल, आजन्म 2 पदों पे टूटा आजन्म, आमरण 2 पदों पे टूटा आमरण। आप देखो किस तरीके से पहला पद प्रधान का अर्थ होता जिन 2 पदों का हम योग करा रहे हैं, जिन 2 पदों को हम बैठाल रहे हैं, उसका दोनों का जब अर्थ निकालें तो पूरा अर्थ आकर के पहले पद पर निर्भर हो जाए। जैसे हमने यथाशक्ति का उदाहरण उठाया, यथा माने होता के अनुसार, शक्ति माने शक्ति। कहता शक्ति के अनुसार, देखो हमें अर्थ के लिए पहले पद पर निर्भर होना पड़ा। उपकूल कहा, कूल माने किनारा, उप माने समीप, किनारे के समीप, अर्थ के लिए पहले पद पर आना पड़ा। आजन्म, जन्म माने जन्म, आ माने तक, सब तरफ से पर्यंत, जन्म पर्यंत, देखो हमें अर्थ के लिए पहले पद पर आना पड़ा। आमरण, मृत्यु पर्यंत। आप देखो कोई भी आप अव्यय भाव का जब उदाहरण उठाते हो तो वो पहले पद पर उसका अर्थ निर्भर हो जाता। आप देखो शक्ति के अनुसार, किनारे के समीप, जन्म पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। आप देखो सारी व्यवस्था जो हुई ये पहले वाली शर्त को हमारी पूरी करती, ये कहती पूर्व पद प्रधान। दूसरा शर्त हमसे कहती कि हमें अव्यय और संज्ञा का योग करा दो। आप किसी भी उदाहरण को देखो, अव्यय हमने आपको बताया वह शब्द जो तीनों लिंगों और तीनों वचनों में एक समान रहता है उसको हम अव्यय बोलते हैं। आप देखो यथा मेरे लिए अव्यय है, शक्ति मेरे लिए संज्ञा हुई, उप मेरे लिए अव्यय हुआ, कूल मेरे लिए संज्ञा हुई, आ मेरे लिए अव्यय हुआ, जन्म मेरे लिए संज्ञा हुई, आ मेरे लिए उपसर्ग हुआ और ये संज्ञा हुई। आप देखो मेरी दूसरी वाली भी शर्त इस पे लग रही। तीसरी शर्त पे आ जाओ, उपसर्ग हमने कहा, हमने उपसर्ग और संज्ञा का योग। उपसर्ग हमने किसको बताया? जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के पहले जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। आप देखो सभी पे उपसर्ग का प्रयोग है, यथा उपसर्ग होता, उप उपसर्ग होता, आ उपसर्ग होता, आ उपसर्ग होता, ये सारे उपसर्ग हैं। उपसर्गों को आप और अच्छे से जब आप समझोगे, जब मेरी आप उपसर्गों वाली क्लास पे आओगे,
अगले वीडियो पे जब हम उपसर्गों की बात बताएंगे तो आपको संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों उपसर्गों की आपको जानकारी देंगे। और किसी भी उपसर्ग का अगर पूर्व पद उपसर्ग हो जाएगा तो वो लगभग अव्ययी भाव तय हो जाएगा। ये तो तय नहीं कि बिल्कुल अव्ययी हो जाएगा, लेकिन अव्ययी हो जाएगा। देखो तीसरी वाली शर्त भी मेरी लगी, इसमें तीनों पे चारों उदाहरणों पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ये बात थोड़ी सी आपको नहीं लगती है किसी भी शब्द का द्वित्व, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है और आने वाली परीक्षाएं हमको ये बात के लिए तय कराने पे मजबूर करती हैं और हमसे इसी टाइप के उदाहरण पूछे जाने लगे। तो इसलिए इसको भी समझना जरूरी है। जब आपको याद होगा हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया था तो हमने द्वित्व व्यंजन पढ़ाए थे, कच्चा पढ़ाया था, पक्का पढ़ाया था, लड्डू पढ़ाया था, दिल्ली पढ़ाया था, ऐसे कई उदाहरण दिए थे जिनमें दो व्यंजनों का 2 बार प्रयोग होता था। अब ये व्यंजन की बात नहीं कह रहा, अब ये हमसे कहता है किसी भी शब्द या पद का द्वित्व कर दो। जैसे आपसे उदाहरण दिया जाता रातों रात, आप देखो रात ही पद था, रात को हमने केवल 2 बार लिख दिया, ये अपने आप पे कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव। पहले रात शब्द को हम रात, रातों ऐसे प्रयोग कर सकते थे और हमने केवल 2 बार लिख दिया कि आप इस पे परिवर्तन कर सकते हो। अव्ययी भाव हमसे यही बात तो कहता कि कोई भी शब्द हमको 2 बार लिख दो तो वो अव्यय बन जाता। हम कहें धीरे धीरे, धीरे 1 बार लिखा अव्यय है, लेकिन धीरे धीरे 2 बार लिख दिया, उस पर परिवर्तन नहीं। हमने कहा राम राम, आप लोग बाग व्यवहार पे प्रतिदिन राम राम का संबोधन करते हो, एक दूसरे से मिलते हो, बाग व्यवहार करते हो तो राम राम कहते हो। राम राम शब्द भी 2 बार अगर बोल दिया गया तो वो अपने आप पे अव्यय हो गया। दिनों दिन, दिनानुदिन, धीरे धीरे, तेज तेज, किसी भी शब्द या पद को यदि आप 2 बार स्थापित कर दोगे तो वो अपने आप पे अव्यय बन जाएगा और अव्यय बन जाएगा तो वो अव्ययी भाव समास बन जाएगा। जैसे उसने एक किसी परीक्षा पे दिनानुदिन पूछा, आप देखो दिन और दिन 2 संज्ञाएं, 2 शब्द, 2 पद एक साथ लिखे गए, तो इसको हम कौन सा समास मानेंगे? अव्ययी भाव। एक ये बात आपको और स्पष्ट हो गई, ये 3 शर्तें हम पूरी कर चुके, चौथी शर्त इससे पूरी हो रही। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, धीरे धीरे, तेज तेज, किसी भी शब्द को यदि 2 बार लिखा जाएगा तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। हिंदी के समासों पे आपने 6 समासों पे पहले समास को आपने विधिवत अध्ययन किया है। इसी क्रम पे आप अगले वीडियो पे हमसे तत्पुरुष और तत्पुरुष के भेद कर्मधारय पे आओगे। ठीक है, आप निरंतर जुड़े रहिए, समासों की बातें आपको बहुत अच्छी स्पष्ट होंगी, ये तय है। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को आप निरंतर पूरा देखते रहिए। आगे इसके समास के हम ट्रिकों की भी बात करेंगे जो आपको अगले वीडियो पे मिलेगी। धन्यवाद। The Max Class is key to unlock the success Kalyan Prakanpur.